हाया सोफिया ये वो इमारत है जिसकी तामीर 1500 साल पहले तुर्की में की गई थी। इस इमारत ने देखा है तख्त बदलते हुए, ताज बदलते हुए, शहरों के नाम बदलते हुए, खुद की पहचान बदलते हुए। बड़े बड़े बादशाह आए और चले गए, सल्तनतें आबाद हुई और बर्बाद हुई, पर आज भी हाया सोफिया उसी जगह उसी खूबसूरती के साथ कायम है। बाइजेंटीन एम्परर ने इसे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च बनाया था। 1300 एडी में इसे कैथोलिक चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया। ऑटोमन एम्पायर ने 1453 में बाइजेंटीन यानी कुस्तुनतुनिया पे फतह की और उसका नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया और हाया सोफिया को चर्च से एक मॉस्क में तब्दील कर दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मुस्तफ़ा कमाल तुर्क ने इसे म्यूजियम में बदल दिया। इस इमारत की खासियत की बात करें तो इसमें दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद जो कि 108 फीट डायामीटर का है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा है। इतने बड़े गुंबद को एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट करना इतना आसान काम नहीं था। इस वजह से आर्क की फॉर्मेशन की गई जो कि ऊपर से गुंबद के ऊपर गुंबद सा दिखता है। इसकी कंस्ट्रक्शन 532 में स्टार्ट की गई। 10,000 वर्करों के साथ 5 साल लगातार काम करने के बाद से इसका कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया गया। इमारत का काम मुकम्मल होने के बाद से जब एम्परर बाइजेंटीन ने इसे देखा तो कहा यह है दुनिया की सबसे अद्भुत इमारत और आज मैं सुलेमान तुमसे भी महान हो गया। जस्टिनियन एक्चुअल में यही चाहते थे, जैसा कि रोम के पास टेम्पल ऑफ माउंट जिसे आज हम जेरूसलम के नाम से जानते हैं है, उससे भी बड़ी इबादतगाह ईस्टर्न रोम यानी कि बाइजेंटाइन में हो। और इस इमारत के कंप्लीट होने के साथ साथ वो ख्वाहिश भी कंप्लीट हो गई। कहा जाता है कि रशिया के लोग इस इमारत से मुतासिर होकर ही ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किए। हाया सोफिया के सरजमीन इस्तांबुल के बारे में कुछ जानते हैं। इस्तांबुल एक ऐसा सिटी है जिसकी एक तरफ यूरोप और दूसरी तरफ एशिया है। बॉस्फोरस नदी इस शहर के बीचों बीच गुजरता है जिसके ईस्ट साइड में एशिया और वेस्ट साइड में यूरोप है। इस्तांबुल कॉन्स्टेंटिनोपल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी था जिसे बाइजेंटाइन या कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले ईस्ट रोम और वेस्ट रोम के नाम से ये सारी सिटीज़ जानी जाती थी। ईस्ट रोम जिसे हम बाइजेंटाइन कहते हैं, इसके अंदर मैसेडोनिया, अनातोलिया, सीरिया, पैलेस्टाइन, इजिप्ट, लीबिया ये सारी कंट्रीज़ आती थी। और वेस्ट रोम में इटली, रोम, स्पेन, ब्रिटेन, यूरोप के सारी कंट्रीज़ आती थी। ईस्ट रोम यानी बाइजेंटाइन और वेस्ट रोम में काफ़ी फ़र्क था। जहाँ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स थे वहीं वेस्टर्न कैथोलिक और पॉलीथीस्ट रिलीजन फॉलो करते थे। ईस्ट में जहाँ ग्रीक लैंग्वेज इस्तेमाल होता था, वेस्ट में वहीं लैटिन लैंग्वेज इस्तेमाल होता था। वेस्ट में पोप ज़्यादा पावरफुल थे, इवन किंग से भी ज़्यादा पावरफुल पोप थे। वेस्ट रोम 456 सेंचुरी में ख़त्म हो गया, जबकि ईस्ट रोम जो कि बाइजेंटाइन था 1453 में ऑटोमन एम्पायर के थ्रू ख़त्म हुआ। एम्परर बाइजेंटाइन ने अपने एम्पायर का एक्सपेंशन टर्की से लेकर स्पेन तक किया। जैसा कि हर ऊपर जाने वाली चीज़ नीचे आती है, हर एम्पायर स्टार्ट होता है, एक्सपैंड करता है और फिर अपने अंजाम को पहुंचता है। वैसा ही कुछ इस एम्पायर के साथ भी हुआ। जिस वक्त एम्परर बाइजेंटीन अपने एम्पायर का एक्सपेंशन कर रहे थे, उसी वक्त दूसरी तरफ से ऑटोमन एम्पायर काफ़ी तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। सुल्तान महमद II ने 1451 में ऑटोमन एम्पायर की कमान संभाली और सीधा अपना रुख अनातोलिया यानी कि बाइजेंटाइन की तरफ किया। बाइजेंटाइन की दीवारें काफ़ी मजबूत थी, उन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं था। दीवारें 3-3 लेयर में बनी हुई थी और दीवारों के बीच का डिस्टेंस करीब 60-60 फीट था। बाइजेंटाइन की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि उस पे करीब 24 से ज़्यादा राजाओं ने जंग लड़ी और सभी हार गए। इस सिटी की एक और खासियत थी, ये सिटी जो है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ था और एक तरफ से लैंड थी। सुल्तान मोहम्मद ने इस सिटी की दीवारों को तोड़ने के लिए बड़े बड़े तोपें बनवाई और एक बहुत ही अद्भुत काम किया। इस जंग को जीतने के लिए मोहम्मद ने 1.5 लाख फौजियों को इकट्ठा किया। 2 साल की कड़ी तैयारी के बाद से फिर ये जंग लड़ी जा रही थी। कॉन्स्टेंटिनोपल के बंदरगाह तक जहाज़ ले जाना भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि उन्होंने पानी के अंदर चेन से गेट बना रखे थे जिसे सिर्फ किले के अंदर से ही खोला जा सकता था। अपने 180 जहाज़ों को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए
मोहम्मद ने रातों रात करीब 1.5 किलोमीटर के रास्ते पर पटरे बिछवाए और सारे जहाज़ों को खींचकर बंदरगाह तक पहुंचाया गया। महीने भर से ज़्यादा चलने वाली इस जंग में ऑटोमन एम्पायर को काफ़ी नुकसान तो हुआ, पर उन्होंने किले की दीवारें तोड़ डाली और किले पर फतह हासिल किया और इसे कुस्तुनतुनिया फतह के नाम से जाना जाता है। इस जंग के बाद से मोहम्मद II को फतेह का टाइटल मिला। उन्होंने बेजेंटाइन साम्राज्य को फतह करके उसका नाम इस्तांबुल कर दिया और रोमन साम्राज्य का प्रतीक हाया सोफिया को एक मस्जिद बना दिया। 1453 से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक करीब 450 साल तक हाया सोफिया एक मस्जिद ही रही। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर जर्मनी के साथ लड़ा, पर रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन की जीत हुई। उन्होंने ऑटोमन एम्पायर को आपस में बांट लिया और टर्की से ट्रीटी साइन कराई और काफ़ी सैंक्शन लगाए। उन्होंने सुल्तान की पोजीशन को ख़त्म किया और रिपब्लिक ऑफ टर्की को फॉर्म किया 1923 में। टर्की के पहले प्रेसिडेंट मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क थे। उन्होंने इस कंट्री को एक सेकुलर कंट्री बनाया और हाया सोफिया को मस्जिद से एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया। अब कंट्रोवर्शियल पार्ट 1923 में किया गया ट्रीटी 2023 में ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी सैंक्शन लगाए गए थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ ही एर्दोगान, जो कि मौजूदा प्रेसिडेंट है, वो चाहते हैं कि हाया सोफिया को म्यूज़ियम से वापस मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाए। चूँकि ये एंशिएंट रोमन के पावर और बिलीफ का एक सिंबल है, इस वजह से सारे यूरोपियन कंट्रीज़ का अपोज कर रहे हैं। ये थी एक कंप्लीट स्टोरी हाया सोफिया की, जो कि मूव करती है टर्की के हिस्ट्री के साथ साथ। ट्रू इन्फोविड से जुड़े रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।